इंडिया का अपडेटेड चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड आ गया है, तो आज हम इस वीडियो पे स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। बट द बिगेस्ट न्यूज इज नॉट दैट कि जसप्रीत बुमराह बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। द बिगेस्ट न्यूज इज, इनफैक्ट द शॉकिंग न्यूज इज कि जायसवाल को इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर कर दिया। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे समझना पड़ेगा मुझे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड में आए, जो मैं पिछले एक महीने से कह रहा हूं कि वरुण चक्रवर्ती को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। जबकि बहुत भाइयों का मानना था कि जो भी स्क्वाड मिले उससे खुश रहो, कंप्लेन मत करो, लेकिन वरुण डिजर्व्ड प्लेस एंड ही गॉट इट। लेकिन मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अब एक चीज समझाओ कि जायसवाल 5 मैच के T20 सीरीज पे इंग्लैंड के अगेंस्ट क्यों नहीं था। अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैच का T20 सीरीज हुआ है, उस पे जायसवाल उस स्क्वाड का पार्ट क्यों नहीं था। इन्होंने जायसवाल को ड्रॉप क्यों किया। रेस्ट तो नहीं था, अभी तो नहीं कह सकते कि रेस्ट दिया था। इनका ये मानना था इन्होंने रेस्ट दिया जायसवाल को क्योंकि 2 महीने बीजीटी खेल के आया है, फिर ओडीआई खेलेगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में लग जाएगा, तो बच्चा है ना, अभी रेस्ट चाहिए। लेकिन खेला तो वो एक ही मैच है, एक ओडीआई मैच खेला है, चैंपियंस ट्रॉफी जा भी नहीं रहा है, तो आपने उसको T20 के सीरीज में क्यों नहीं रखा। फिर तो वो ड्रॉप ही हुआ था। तो अभी तो किसी को पूछना चाहिए, व्हाई वाज जायसवाल नॉट फीचर्ड इन द T20 सीरीज। क्या T20 का खराब बैट्समैन है जायसवाल। जायसवाल को T20 सीरीज में क्यों नहीं रखा गया, सिर्फ एक ओडीआई मैच खिलाने के लिए। और फनी बात यह है कि जो जायसवाल श्रेयस अय्यर के ऊपर पहले ओडीआई के लिए प्लेइंग 11 में था, वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। आप एक बार सोच के देखो, अगर उस दिन श्रेयस अय्यर 50 नहीं मारता पहले ओडीआई में, तो ना श्रेयस अय्यर का इंटरव्यू होता, ना श्रेयस अय्यर को ये बोलने का मौका मिलता कि इन्होंने मुझे प्लेइंग 11 में नहीं रखा था। तो आज वरुण चक्रवर्ती श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करता है स्क्वाड में। श्रेयस अय्यर इज इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड एक्सीडेंटली, बिकॉज गॉड इज विथ हिम। अगर पहले मैच पे विराट कोहली का नी इंजरी नहीं होता, श्रेयस अय्यर उस प्लेइंग 11 में नहीं होता, और मान लो अगर उस दिन जायसवाल 50+ स्कोर बना लेता, तो वही सेम टीम कंटिन्यू होता थ्रू आउट द सीरीज। तो आज श्रेयस अय्यर मुंबई की रणजी टीम के साथ सेमीफाइनल के लिए जुड़ जाता। खत्म बात। इस सब पॉलिटिक्स में किसी का तो काटना था, तो इन्होंने टारगेट बनाया था श्रेयस अय्यर को, लेकिन कट गया जायसवाल का, अनफॉर्चुनेटली। और मैं बहुत ही अपसेट हूं जायसवाल के एक्सप्लोजन से। मेरा सिंपल लॉजिक, आपने जायसवाल को रेस्ट दिया T20 सीरीज से, एक कह के कि ओडीआई खेलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। मुझे एक चीज बताओ, वॉशिंगटन सुंदर बीजीटी में था, वॉशिंगटन सुंदर 2 महीने ऑस्ट्रेलिया में था, वॉशिंगटन सुंदर T20 सीरीज में भी था, वॉशिंगटन सुंदर ओडीआई सीरीज में भी है, वॉशिंगटन सुंदर चैंपियंस ट्रॉफी में भी है, तो उसको रेस्ट नहीं चाहिए क्या। कुछ तो खास है वॉशिंगटन सुंदर में, कुछ तो खास है जो मुझे नजर नहीं आता। क्या खास है कि वॉशिंगटन को रेस्ट ही नहीं चाहिए, जायसवाल को रेस्ट चाहिए सब चीज से। मेरा लॉजिक सिंपल था, मैंने जब कहा था कि वरुण चक्रवर्ती को आना चाहिए स्क्वाड में इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। अगर मैं दो प्लेयर को देखूं, जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर स्क्वाड में, जो पुराना वाला मेन स्क्वाड था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगर मैं दो प्लेयर्स को देखूं, जायसवाल और वॉशिंग, इन दोनों में से किसका प्लेइंग 11 में खेलना ज्यादा बनता था और कौन ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता था, मेरे लिए वो जायसवाल था। क्यों? क्योंकि कोई भी ओपनर कभी भी एक मैच 2 मैच के लिए इंजर्ड हो सकता है, तो जायसवाल आ जाता। जायसवाल वो प्लेयर है जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में काफी अच्छा बैटिंग किया है, टेस्ट और T20 में। तो जायसवाल का चांसेस बन सकता था इस स्क्वाड में। अगर एक ओपनर लगातार फेल हो रहा है, तो फिर भी जायसवाल का जगह बन सकता था। बहुत लोग तो गिल को हटा के जायसवाल को खिला रहे थे, बहुत सारे एक्सपर्ट। अगर इस ओडीआई सीरीज से पहले आप संजय बंगार, आप पार्थिव पटेल, इनके देख लो इंटरव्यू जाके, इन्होंने जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग प्लेस में रखा था, शुभमन गिल को नहीं रखा था प्लेइंग 11 में इस ओडीआई सीरीज से पहले। तो लोग जायसवाल को इतना हाई रेट करते, तो मेरा भी सेम था। मेरा जायसवाल बैकअप ओपनर था, तो उसको होना चाहिए था। मेरे हिसाब से वॉशिंग का इस प्लेइंग 11 में शायद ही मौका मिलेगा। आप बताओ, वॉशिंगटन सुंदर कौन से मैच पे प्लेइंग 11 में होगा। क्या आप जडेजा को रिप्लेस करके वॉशिंगटन सुंदर को लाओगे? आप अक्षर पटेल को रिप्लेस करके वॉशिंगटन सुंदर को लाओगे? नहीं लाओगे ना। कुलदीप, वरुण, किसको रिप्लेस करके लाओगे? तो इन दोनों में से मेरे हिसाब से जो ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता था वो था जायसवाल। इसलिए मैंने कहा था कि वरुण चक्रवर्ती अगर एक स्पिनर है, वो एक ओपनर को कैसे रिप्लेस करेगा यार, बैकअप ओपनर को। उसको तो रिप्लेस करना चाहिए किसी स्पिनर को, लेकिन रिप्लेस कौन हुआ है, वो है जायसवाल, जो मेरे समझ से बाहर है। आप बहुत लोग कहेंगे कि नहीं,
वॉशिंगटन सुंदर चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऑफ स्पिनर है, राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर। जो कोई टीम आ जाएगा, न्यूजीलैंड, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत है, तो वॉशिंगटन चाहिए होगा हमें जो बॉल को बाहर लेके जाए। कुलदीप यादव क्या करता है? वो लेफ्ट हैंडेड रिस्ट स्पिनर है, तो उसका बॉल भी बाहर ही जाएगा एक लेफ्टी बैट्समैन के लिए। इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती 60% गूगली डालता है, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए उसका बॉल नेचुरली बाहर ही जाएगा 60% टाइम्स। और मैं देखता हूं कि कौन से मैच पे ऐसा कैसा परफॉर्मेंस दे देगा जाडेजा और अक्षर कि वॉशिंगटन सुंदर इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से मैच पे खेलेगा। तभी खेलेगा जब इंडिया का बैटिंग फेल होगा, फेल होगा, फेल होगा। इंडिया को नंबर 9-10 तक बैटिंग चाहिए, तो वॉशिंगटन आएगा प्लेइंग 11 में। वरना मेरे को तो लगता नहीं कि वॉशिंगटन सुंदर आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक वॉशिंगटन सुंदर एज ए प्लेयर, लेकिन मुझे देखना तो है ना कि किसके जगह किसको ऐड करना है। दैट वाज माय कंसर्न। अगर आज वॉशिंगटन सुंदर की जगह इस मेन स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी होता, और अगर फिर मुझे वरुण को इंक्लूड करना पड़ता, तो मैं सोचता कि चलो नीतीश कुमार रेड्डी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये चाहिए होगा कभी ना कभी, तो अनफॉर्चुनेटली एक बैटर को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जायसवाल का नाम आता। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती आराम से वॉशिंग को रिप्लेस कर सकता था। इंडिया 5-5 स्पिनर्स के साथ गया है स्क्वाड में, ठीक है। अब बहुत लोग शॉक्ड है कि मोहम्मद सिराज नहीं है स्क्वाड में। क्यों शॉक्ड है मुझे नहीं पता। अरे भाई, मोहम्मद सिराज ओडीआई स्क्वाड में नहीं था इंग्लैंड वाले सीरीज में, तो चैंपियंस ट्रॉफी से कहा मतलब उड़ के आएगा क्या? आपको तो तभी पता लग जाना चाहिए था कि जब वो ओडीआई सीरीज में नहीं था, वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कहां से आएगा। सिंपल एज दैट। ओडीआई में हर्षित राणा था, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित राणा ही जाएगा। इसलिए मैं इतने सारे वीडियोस में उस मतलब टी20 से बात कर रहा था कि हर्षित राणा का अच्छा करना जरूरी है, हर्षित राणा का अच्छा करना जरूरी है, उसको खिलाना बनता है अर्शदीप के ऊपर, क्योंकि हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मतलब मैं तो 100% श्योर था, अगर बुमराह नहीं खेलेगा तो हर्षित राणा ही जाएगा, तो मेरे लिए तो नो शॉकर था। सो बुमराह इज आउट बिकॉज ऑफ इंजरी। अब रिसेंटली हुआ है कि ग्रुप में एक वीडियो आया था जिसमें रचिन रविंद्र पाकिस्तान में खेलते हुए इंजर्ड हो गया था। तो मैं इसका कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, उसमें लोग खुशियां मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। जो आईपीएल के फैंस होते हैं, वो क्रिकेट फैंस तो है नहीं, क्रिकेट आधा भी समझ में नहीं आता इनको, लेकिन खुशियां मना रहे। आप सोचो, दे आर मोस्टली पीपल हु नेवर गॉट लव एंड अफेक्शन। इनको पता ही नहीं है लव क्या होता है, अफेक्शन क्या होता है, ठीक है। होता है ऐसे, मतलब कभी कभी प्रॉब्लम रहता है लोगों को जो सेलिब्रेट करते हैं इंजरी को। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे प्लेयर कहीं से भी हो, अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हो तो यू शुड लव ऑल द क्रिकेटर्स। आप डिसलाइक कर सकते हो किसी को बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेटिंग एबिलिटीज, बट आप किसी को हेट नहीं कर सकते बिकॉज ही डजंट रिप्रेजेंट योर नेशन। बहुत लोग इससे भी खुश है कि पैट कमिंस इंजरी से बाहर हो गया है। मान लो, मतलब सेलिब्रेट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ट्रॉफी ऑलरेडी हाथ पे आ गया, ठीक है। मेरा हमेशा ही मानना है कि अगर मुझे एक ओपोनेंट को चूज करना है हराने के लिए, मैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को चूज करूंगा। जो सेटिस्फेक्शन और जो रेस्पेक्ट पैट कमिंस के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराने में आएगा, वो सेटिस्फेक्शन और रेस्पेक्ट पैट कमिंस के बिना ऑस्ट्रेलिया को हरा के बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। आप जब इतना खुशियां मना रहे थे दूसरे की इंजरी पे, तो बुमराह भी इंजर्ड हो गए, अब एक्स्ट्रा खुशियां मना लो। अब बहुत लोग कह रहे कि बुमराह नहीं है तो कहां से जीतेंगे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बुमराह नहीं है तो कहां से जीतेंगे? बाकी 7 टीम के पास भी बुमराह नहीं है और कभी भी नहीं था, फिर भी वो लोग जीतते हैं और हम भी जीतते हैं। अगर एटीट्यूड ये है कि बुमराह नहीं है, जीत नहीं पाएंगे, तो आप ऑलरेडी हार चुके, ठीक है। बाकी टीम के पास भी ना बुमराह है, ना उस लेवल का आसपास का कोई बॉलर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप इस स्क्वाड से प्लेइंग 11 बनाते हैं हम, तो मैं प्लेइंग 11 ऑनेस्टली टीम मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस के हिसाब से बना रहा हूं, मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं। मेरा थोड़ा अलग चॉइस होता, लेकिन टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से सोचता है मैं उस हिसाब से बना रहा हूं। नंबर 1 रोहित शर्मा, नंबर 2 शुभमन गिल वाइस कैप्टन, नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे अक्षर पटेल, 6 पे केएल राहुल विकेटकीपर, 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे जडेजा, 9 पे हर्षित राणा स्लैश शामी, 10 पे अर्शदीप सिंह, 11 पे कुलदीप यादव स्लैश वरुण। शामी भाई को मैंने ऑप्शनल पे रखा है क्योंकि करंट फॉर्म बहुत ही खराब है, और जितना मुझे पता है क्योंकि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी शमी भाई प्लेइंग 11 में तो नहीं था। शमी भाई इसलिए प्लेइंग 11 में था क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया था, और ये मैनेजमेंट शमी भाई को कितना बैक करेगा ये मुझे नहीं पता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये प्लेइंग 11 मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस के हिसाब से बनाया है। अगर शमी भाई का रिसेंट फॉर्म देखूं, 2 ओडीआई मैच पे 15.5 ओवर्स डाला है, 104 रन दिया है,
और 2 विकेट लिया है, 52 का एवरेज, 6.56 का इकोनॉमी ओडीआई पे, ठीक है। 2 टी20 मैच खेला है, 5.3 ओवर डाला है, 50 रन दिया है, 3 विकेट और 9.09 का इकोनॉमी। ऑब्वियस है कि इंजरी के बाद बॉलर्स थोड़ा रस्टी दिखता है, थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन शामी भाई, मुझे थोड़ा डाउट है कि कितना ये लोग शामी भाई को बैक करेंगे अभी के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से शायद हर्षित और शमीश भाई के बीच शायद एक रोटेशन हो सकता है मैच वाइज, कि एक मैच में वो खेल जाएगा, दूसरे मैच में वो खेल जाएगा, जब तक हम सेमीफाइनल फाइनल पे पहुंच ना जाए। एक वरुण और कुलदीप के बीच भी मैंने ऑप्शनल रखा है कि वो भी हो सकता है कि रोटेशन होगा शायद मैच वाइज। बाकी तो टीम बढ़िया है। अब इस टीम को रेट करते, शुरू करते टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप से। प्रोबेबली द मोस्ट कंसिस्टेंट ओपनिंग पेयर इस टूर्नामेंट में हमारे पास है, द बेस्ट ओपनिंग पेयर हमारे पास है। रोहित शर्मा इज द रोहित शर्मा बिकॉज ऑफ ओडीआई फॉर्मेट। शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ ओडीआई फॉर्मेट। दोनों का करंट फॉर्म ओडीआई में बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से इन दोनों से बेटर ओपनिंग प्लेयर शायद इस टूर्नामेंट पे कोई नहीं है। अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखो, गिल इस सीरीज में 3 मैच पे 259 रन, 86 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, 102 50s, ब्रिलियंट। अगर रोहित का देखो, पिछले साल 3 ओडीआई खेला था श्रीलंका में, 157 रन, 52 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट। इस सीरीज पे 3 मैच पे 122 रन, 40 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट, मतलब जस्ट ब्रिलियंट। एक ही प्रॉब्लम है रोहित के पास कि फ्रंट फुट डिफेंस वाला गेम, अगर आपने कल का भी मैच देखा होगा जिस तरीके से मार्कउट को आउट हुआ है, वो सेम तरीके से रोहित शर्मा न्यूजीलैंड वाले टेस्ट सीरीज में आउट हुआ है, बीजीटी में आउट हुआ है, जहां पे बॉल जाके ऑफ स्टंप पे लगता है या फिर आउटसाइड लगता है। एक जो बॉल होता है कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में, जब बॉल गिर के थोड़ा सीधा निकल जाता है, रोहित शर्मा उसमें फंसता है। अदर देन रोहित शर्मा हैज बीन ब्रिलियंट। अगर सिर्फ दोनों ओपनर्स को मैं देखूं, 10 आउट ऑफ 10 रेट कर देता, बट टॉप ऑर्डर पे और एक बैट्समैन है, विराट कोहली। मेरे हिसाब से ओडीआई फॉर्मेट का ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर है, विदाउट एनी डाउट। बट कंसर्न ये है कि 2024 बहुत ही खराब गया तीनों फॉर्मेट में, अनफॉर्चुनेटली। टी20 अगर वो फाइनल का नॉक निकाल दो, टी20 इंटरनेशनल मैचेस पे बहुत खराब गया है, टेस्ट बहुत खराब गया है, 3 ओडीआई पिछले साल खेला था वो भी बहुत खराब है। इस सीरीज में 2 मैच खेला है, 28 का एवरेज है। ऑब्वियस है कि पहले मैच जल्दी आउट हो गया था, लेकिन विराट कोहली इज विराट कोहली, हमेशा बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करता है, और उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। ऑलमोस्ट 14,000 रन बना लिया है ओडीआई में, और कल भी अच्छा ही लगा है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, विराट कोहली जैसा विराट कोहली क्लीन बैटिंग नहीं था, लेकिन अच्छा खेला है। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना, कि स्पिन के अगेंस्ट बार बार फंस रहा है, बार बार। इधर बैक टू बैक 2 मैच पे स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए, श्रीलंका वाली सीरीज में स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए। और आपने देखा होगा कि लोगों को कल समझ में नहीं आया कि जो रूट बॉलिंग डालने क्यों आया था पहले। जो अगर इंग्लैंड का चेंज देखो, आदिल रशीद की जगह जो रूट पहले बॉलिंग डालने आया था, क्योंकि विराट कोहली का वो हिस्ट्री रहा है मोइन अली के सामने, इतने बार फंसा है ऑफ स्पिनर के सामने। तो बटलर को लगा होगा कि जो रूट भी सेम कर देगा जो मोइन अली करता है। मोइन अली ने शायद 30 इनिंग्स में विराट कोहली को 10 बार आउट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई एम कीन टू सी कि जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा ना, उधर विराट कोहली कैसा बैटिंग करते हैं, क्योंकि मिचेल सेंटनर वर्सेस विराट कोहली, आई एम लिटिल स्केयर। तो विराट कोहली के स्पिन वाला कंसर्न है, इसको देखते हुए मैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगा टॉप ऑर्डर को, आई विल गिव देम 9.5। बट द बेस्ट टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप हमारे पास ही। मिडिल ऑर्डर पे हमारे पास है श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। मेरे हिसाब से क्वाइट बैलेंस्ड, मतलब बहुत ही इवनली बैलेंस्ड है। अक्षर पटेल और केएल राहुल ऐसे 2 प्लेयर्स है, अगर किसी दिन टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, तो ये दोनों ही बैट्समैन दे कैन रियली एंकर द इनिंग्स, एंड बोथ ऑफ देम कैन प्ले लॉन्ग इनिंग्स एज वेल। जहां पे अय्यर और हार्दिक पांड्या 2 ऐसे बैट्समैन है, अगर किसी दिन अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो आपको रन रेट के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। 10 ओवर में दोनों इतना डिस्ट्रक्टिव है कि 10 ओवर में मैच चेंज करके रख देंगे। बस मिडिल ऑर्डर पे एक डाउट मुझे है कि अगर एक दिन विराट, रोहित, गिल, अय्यर चारों फेल हो गया, तो क्या केएल राहुल खुद को शांत रख के नेचुरल बैटिंग कर पाएगा, या फिर शेल में चला जाएगा अगेन, 20 ओवर खेल जाएगा विदाउट एनी बाउंड्री। बस ये एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, वरना वेरी इवनली बैलेंस्ड। अगर आप करंट फॉर्म भी देखो, श्रेयस अय्यर, अगर वो श्रीलंका वाला सीरीज निकाल दो ओडीआई का, श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक के तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं। इंग्लैंड वाला सीरीज बहुत अच्छा गया। हार्दिक पांड्या टी20 में अच्छा कर रहे हैं, ओडीआई बहुत टाइम से खेला नहीं है, ही इज ए क्लच प्लेयर।
अक्षर पटेल इज बैटिंग लाइक ए प्रॉपर बैट्समैन। केएल राहुल हमेशा कंसिस्टेंट है। केएल राहुल दोनों चीज कर सकता है, वो इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकता है, वो मार भी सकता है, बस माइंडसेट थोड़ा ठीक कर ले। आई विल गिव आवर मिडिल ऑर्डर 9 आउट ऑफ 10। फिनिशर हमारे पास है हार्दिक और जडेजा, और इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अगर इंडिया को अच्छा फिनिश करना है, एक बड़ा टोटल तक रीच करना है, तो बहुत जरूरी है कि कोई एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन या फिर कोई एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन एंड तक खेले। क्योंकि अगर आप हार्दिक और जडेजा को देख लो, अगर उनके बेस्ट डेज में मैं मान के चल रहा हूं कि ये लास्ट के 10 ओवर के 60 बॉल खेल जाएंगे, कितना रन बनाएंगे? 80-85 मैक्स। लेकिन अगर कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन या फिर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन एंड तक खेलेगा, यही 80-85 को शायद 110-115 तक लेके जा सकता है। क्योंकि जडेजा का व्हाइट बॉल में डिस्ट्रक्टिव बैटिंग आपने लास्ट कब देखा है? आप बताओ, याद है किसी को? किसी को याद नहीं है। हार्दिक पांड्या ओडीआई में लास्ट कब 45-50 बॉल्स खेला था? आप मुझे बताओ, आपने हार्दिक को कब लास्ट ओडीआई में 40-45 बॉल्स खेलते हुए देखा था? वो एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट, है ना? उस उधर भी इंडिया टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, उसने इनिंग्स को बिल्ड किया था। ठीक है, तो इधर एक वीकनेस मुझे नजर आ रहा है। तो शायद एक टॉप ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को एंड तक खेलना जरूरी होगा हार्दिक के साथ। ठीक है, वरना आई एम गिविंग देम 7.5 आउट ऑफ 10। इधर मुझे थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पेस बॉलिंग यूनिट के बारे में। अगर मेरा प्लेइंग 11 में देखो, दो पेस बॉलर है, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। मैं अर्शदीप को साइड में रखता हूं, क्योंकि न्यू बॉल के साथ सिर्फ वही है जो अच्छा करेगा। अर्शदीप सिंह अगर स्विंग मिल रहा है तो। हर्षित का अगर अगर आप देखो, तीनों ओडीआई मैच देख के मैं बोल रहा हूं, न्यू बॉल के साथ पहले स्पेल में उसने एक भी विकेट नहीं लिया, और पहले स्पेल में वो मार भी खाया। वो हमेशा विकेट दूसरे स्पेल में आके लेता है। एक मेजर प्रॉब्लम है। और अगर स्विंग नहीं मिला, ऐसे कंडीशन में अगर अर्शदीप भी आएगा, अर्शदीप भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, फिर ज्यादा स्लोअर वंस नकेल बॉल पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। तो इधर और एक बहुत बड़ा मेजर वीकनेस मुझे नजर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह होता तो एक अलग सिनेरियो नजर आता। अगर मोहम्मद शमी प्राइम पे होता, फॉर्म पे होता, तो एक अलग सीन नजर आता। लेकिन अब थोड़ा अलग नजर आ रहा है। ठीक है, जिस दिन स्विंग नहीं होगा उस दिन अर्शदीप भी थोड़ा इनइफेक्टिव लगेगा आपको। और हर्षित को ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है, वो हिट द डेक बॉलर है। उसने हमेशा सेकंड स्पेल में ही अच्छा किया है। तो इधर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का एक रोल हो सकता है। आप हार्दिक पांड्या को न्यू बॉल के साथ ट्राई कर सकते हो, ही कैन बी इफेक्टिव। बट इधर मुझे एक बहुत बड़ा मतलब वीकनेस नजर आ रहा है। 6.5 में देना चाहूंगा। और हर्षित थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल भी नहीं रहता, वो रन भी ज्यादा खाता है। स्पिनर्स हमारे पास है अक्षर पटेल, जडेजा, वरुण स्लैश कुलदीप। 20 आउट ऑफ 10, मतलब इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हमारे पास बेस्ट स्पिन अटैक है, इससे बेटर स्पिन अटैक हो नहीं सकता। करंट फॉर्म सबके अच्छे हैं, कुलदीप भी अच्छा ही करेगा, हमेशा अच्छा ही किया है। बाकी मतलब हमारा स्ट्रेटेजी होगा कि हम मिडिल ओवर पे ओपोनेंट को मार दे। यही हमारा स्ट्रेटेजी है कि स्पिन से ही ओपोनेंट को मार दे, ताकि डेथ पे कोई बैट्समैन बचा ही ना हो। अगर आप इंडिया का डेथ बॉलिंग देखो तो दैट्स वेयर यू विल मिस जसप्रीत बुमराह द मोस्ट। उधर आप बुमराह को बहुत मतलब बहुत मिस करोगे। क्योंकि हर्षित राणा इज वेरी एक्सपेंसिव, उसका करियर इकोनॉमी अभी 7 का है। ही विल मोस्टली रिलाई ऑन बाउंसर्स एंड स्लोअर वंस। ठीक है, फिर और कौन है? एक अर्शदीप सिंह है। बाकी अगर हार्दिक का देख लो, शामी भाई अगर खेलेंगे, शामी भाई ने अभी तक 4 मैचेस खेला इंजरी के बाद, 2 T20 2 ओडीआई। शामी भाई बहुत मार खाए, बहुत मार खाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शामी भाई का जो ओडीआई इकोनॉमी है इस 2 मैच पे, वो 6.56 का है ना? और T20 में 9 का है। और शामी भाई ने इन 4 मैचेस में कितने यॉर्कर डाला है? क्या आपको याद है कि शामी भाई ने कितने यॉर्कर डाले इन 4 मैच पे? तो अगर अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती डेथ ओवर्स पे इफेक्टिव नहीं होंगे तो इंडिया फंस जाएगा। आप मान लो हार्दिक, जडेजा, अक्षर, हर्षित, कुलदीप, ये लोग डेथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, और एक अच्छा बैट्समैन टिक गया ओपोनेंट के एंड से, चाहे वो क्लासेन हो, चाहे वो डेविड मिलर हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, चाहे वो जॉश इंग्लिश हो, चाहे वो सलमान अली आगा हो, मार पड़ेगा आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा स्ट्रेटेजी है, हम 5 स्पिनर्स को लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान ही है कि मिडिल ओवर्स पे ओपोनेंट को मार दे, चोक कर दे उनको। हमें चाहिए नहीं कि डेथ ओवर्स तक कोई बैट्समैन टिका रहे।
है ना। अगर टिक गया तो आपको मार पड़ेगा, अगर टिक गया तो आपको मार पड़ेगा। एक अर्शदीप, एक वरुण है जो शायद पावर प्ले में भी आपके लिए अच्छा करे, जो शायद आपको डेथ पे भी अच्छा करके दे। बाकी के जो बॉलर्स है वो मिडिल ओवर पे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन पावर प्ले और डेथ पे कितना अच्छा करेंगे वो हमें नहीं पता। इसलिए मैं डेथ बॉलिंग अटैक को अभी के लिए 5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। हर्षित राणा इज वेरी प्रॉमिसिंग, बट मुझे देखना है कि वो क्या करता है। ठीक है, ही कैन डू रियली बेटर। जो उसका इकोनॉमी है उसको नीचे गिरा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत और काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अदरवाइज इट्स ए वेरी गुड टीम, वेरी गुड टीम। मतलब इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, है ना। इससे अगर आप बेंच स्ट्रेंथ भी देखो, जो 3 प्लेयर्स बाहर बैठे मेरे हिसाब से, वो है वाशी, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी अभी के लिए जो है। तो हो सकता है शमी और ऋषभ पंत को आप कुछ मैचेस खेलते हुए भी देख सकते हो। तो बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। एक जो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या और एक पेसर बेंच में हो सकता था, क्या एक और पेसर बेंच में हो सकता था मेरे हिसाब से। मतलब 5 स्पिनर्स की जगह अगर और एक पेसर बेंच में होता तो शायद बेटर होता, लेकिन नहीं है। नॉन ट्रेवलिंग रिजर्व में मोहम्मद सिराज जरूर है, लेकिन उनको कितना मौका मिलेगा, कुछ ज्यादा इंजरी होगा तभी वो आ जाएगा दुबई पे खेलने के लिए, वरना तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन पेपर। और अगर पैट कमिंस इस टूर्नामेंट में नहीं है, उसके बाद भी अगर इंडिया इस टूर्नामेंट हार जाता है, मैं तो बहुत शॉक हूँ। और मुझे तो डर एक न्यूजीलैंड से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एक पाकिस्तान से भी है। सेम आयोग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा सा मुझे डर है कि वो अच्छा कर सकते हैं, और न्यूजीलैंड से भी मुझे डर है कि इस टूर्नामेंट में वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया इज बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक था जो मैं शेयर करना चाहूंगा। पार्थिव पटेल ने कल कहा था कि उन्होंने प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को रखा था केएल राहुल की जगह। उनके मानना था कि केएल राहुल नंबर 6 पे आ रहे हैं, तो नंबर 6 पे वो अच्छा नहीं कर रहे। इट्स बेटर अगर आप ऋषभ पंत को नंबर 6 पे खिलाओगे। और लॉजिक बहुत ही अच्छा था कि हमारे फिनिशर ऐसे भी थोड़ा वीक है, जैसे कि मैंने भी कहा है हार्दिक और जडेजा है। तो अगर केएल राहुल नंबर 6 पे आगे उस तरीके से बैटिंग नहीं कर सकता है, उधर अगर ऋषभ पंत खेलेगा ही कैन बी मोर डिस्ट्रक्टिव। तो 10 ओवर में हो सकता है ऋषभ पंत, हार्दिक, जडेजा मिलकर 10 ओवर पे 90-95 बना ले, मैं मानता हूं। लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज है ना, कि एक दिन जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, उस दिन ऋषभ पंत आपको बचा नहीं पाएगा एक एंड से। वो मारपीट के आउट हो जाएगा कुछ बिजार शॉट के। उस दिन केएल राहुल काम आ सकता है, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप के लीग स्टेज पे चेन्नई पे वो मैच था जहां पे 5-4-3 हो चुका था, जहां पे केएल राहुल ने अच्छा बैटिंग किया था। केएल राहुल कैन डू बोथ द थिंग्स। ही कैन बी केएल राहुल एंड ही कैन बी ऋषभ पंत एज वेल। वो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग भी कर सकता है, उसने किया है टी20 में, ऐसा नहीं कि कभी नहीं किया। थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव साइड में चला गया वो, लेकिन वो दोनों चीज कर सकता है, जबकि ऋषभ पंत सिर्फ एक ही चीज कर सकता है। इसलिए मैंने केएल राहुल को अभी के लिए ऊपर रखा है। लेकिन ऑब्वियसली आप देखोगे फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट द सीरीज कैसा जाता है, फिर आप डिसाइड करोगे। बट इट्स अ वेरी गुड टीम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।